ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। देखो, अच्छा मैंने आपको वो इमेज शेयर कर दी है जी फर्क जो मैंने आपको कहा था, तो देख लेना। देखते हैं आगे। नेक्स्ट आते हैं मेन ऑपरेशंस, फिर वही है ऑपरेशंस के नेम है, दोबारा याद करने हैं। देखते हैं। तो बिलरोथ फर्स्ट, फ्रेगे फिर बिलरोथ। उसमें आईबीडब्ल्यू क्या है? आईबीडब्ल्यू क्या है? देख लो आईबीडब्ल्यू कुछ। जी। आईबीडब्ल्यू भी इसमें कुछ। एक मिनट। 140 एज इंटू बॉडी वेट होगा ये। इंडियन बॉडी वेट होगा आईबीडब्ल्यू। वेट होता है क्योंकि मुझे याद है वेट होता है। इंडियन बॉडी वेट के लिख दिया हुआ आईबीडब्ल्यू। ठीक है। हम्म। ओके। तो बिलरोथ फर्स्ट है गैस्ट्रिक रिसेक्शन प्लस आइडियल गैस्ट्रोडोर्नल बॉडी। एन। हाँ बेटा। आइडियल बॉडी वेट। आइडियल बॉडी वेट, ठीक है, आइडियल बॉडी वेट कह रहे हैं ना, वही वेट है। कुल मिला के वेट कर लो आप तो, बॉडी वेट है। तो बिलरोथ फर्स्ट है गैस्ट्रिक रिसेक्शन प्लस गैस्ट्रोड्यूोडेनल एनास्टोमोसिस। ठीक, कहने का मतलब ये है गैस्ट्रिक सर्जरी होती है तो बिलरोथ होती है। फर्स्ट है, सेकंड है, अलग अलग लेवल पे है, लेकिन याद ऐसे कर सकते हो आप। गैस्ट्रिक सर्जरी में रिसेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे है। तो गैस्ट्रिक रिसेक्शन प्लस गैस्ट्रोड्यूोडेनल एनास्टोमोसिस। और बिलरोथ सेकंड या पॉलीगैस्ट्रेक्टमी, तो इसमें कह रहे हैं गैस्ट्रिक डिसेक्शन यहाँ भी किया प्लस गैस्ट्रोजेजुनोटमी की है। नेक्स्ट आ जाओ, कैटलीज ऑपरेशन फॉर इंसिजनल हर्निया। हर्नियल सैक इज नॉट ओपन। ठीक है, सैक को ओपन नहीं किया, कह रहे हैं इंसिजनल हर्निया, उसका ट्रीटमेंट है ये। तो हर्निया का ऑपरेशन है कुल मिला के कैटलीज ऑपरेशन, जहां सैक को ओपन नहीं करते। दूसरा है फोदर गिल्स ऑपरेशन फॉर प्रोलैप्स यूट्रस, एक्सीजन ऑफ सर्विक्स, है ना, सर्विक्स को निकालना। तो ये पूछा जाता है, ये याद रखना। फोदरगिल और मैनचेस्टर, ये रिसेंटली आपसे पूछ भी रहा था मेकिंग क्लास के अंदर। तो फोदरगिल जो है फॉर प्रोलैप्स यूट्रस एक्सीजन ऑफ सर्विक्स, मैनचेस्टर अगेन फॉर प्रोलैप्स यूट्रस एक्सीजन ऑफ सर्विक्स। ठीक, तो दोनों उसी के लिए हैं। हमारे यहाँ के लोग इसको ऐसे भी याद करते थे, मदर फादर करके। मदर यानी मतलब मैनचेस्टर, फादर यानी फोदरगिल, ऐसे कि याद रह जाते हैं। ये दोनों ऑपरेशन जो है प्रोलैप्स यूट्रस के लिए हैं। हार्डमैन्स ऑपरेशन फॉर एनोरेक्टल कार्सिनोमा, ठीक है, ओल्ड एज में हार्डमैन्स ऑपरेशन होता है। हार्डमैन्स ऑपरेशन एनोरेक्टल कार्सिनोमा। हेल्स्टेड्स ऑपरेशन मेस्टेक्टमी फॉर कार्सिनोमा ब्रेस्ट। ठीक है, तो हेल्स्टेड ऑपरेशन मेस्टेक्टमी फॉर कार्सिनोमा ब्रेस्ट। होल्टेन्स डोबिन ऑपरेशन फॉर इन्वर्टेड यूट्रस। होल्टेन डोबिन इन्वर्टेड यूट्रस के अंदर थ्रू एब्डोमेन। गुडसाल्स लाइगेचर फॉर पार्शियल प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, तो रेक्टल प्रोलैप्स के अंदर गुडसाल्स लाइगेचर। कील्स ऑपरेशन, ऊपर था कैटलीज, है ना, यहाँ है कील्स। तो कैटलीज किस में था? फॉर इंसिजनल हर्निया, हर्नियल सैक ओपन नहीं किया जा रहा। और ये है कील्स ऑपरेशन फॉर इंसिजनल हर्निया, हर्नियल सैक इज ओपन। तो ऐसा कर सकते हो, देखो घर में जो कैटल यूज करते हैं चाय वगैरह के लिए, तो उसको ओपन थोड़ी करना पड़ता है, उसमें से चाय अगर चाहिए होती है तो आप ऐसे ही बस झुकाते हो उसको, तो चाय बाहर आ जाती है। मैं उसी तरह याद रखता था कि जो केटल होती है उसको ओपन नहीं करना पड़ता, ऐसे ही चाय आ जाती है बाहर। तो वहां पर है हर्नियल सैक इज नॉट ओपन। और कील ऑपरेशन फॉर इंसिजन हर्निया वेयर हर्नियल सैक इज ओपन। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑपरेशन, ये सवाल पूछा जा चुका है। फॉर बिग साइज हाइड्रोसिल, नाम है लॉर्ड, लॉर्ड इन भगवान, है ना, तो बिग, तो ऐसे याद कर सकते हो बिग साइज। तो लॉर्ड ऑपरेशन फॉर बिग साइज हाइड्रोसिल। एक है लॉर्ड्स प्रोसीजर फॉर मैक्सिमल एनल डायलिटेशन, जैसे स्ट्रक्चर वगैरह कई बार बन जाता है, तो कह रहे हैं लोड्स प्रोसीजर किया जा रहा है फॉर मैक्सिमल एनल डायलिटेशन, लोड्स प्रोसीजर। नेक्स्ट है मेयोज ऑपरेशन, पैरा अम्बिलिकल हर्निया। मेयोज ऑपरेशन कहाँ करना है? पैरा अम्बिलिकल हर्निया के अंदर। कह रहे हैं ट्रांसवर्स इलिप्टिकल इंसिजन लगाया जाता है अराउंड अम्बिलिकस। तो आपको कंडीशन याद रखो कहाँ यूज करता है। पैरा अम्बिलिकल हर्निया, मेयोज ऑपरेशन। मैक इवेडी ऑपरेशन, मैक इवेडी और फिमोलर फिमोरल हर्निया, फिमोरल हर्निया मैक इवेडी ऑपरेशन। यानी उसमें भी वहां जहां स्ट्रेंगुलेशन हो गया हो वो कंडीशन में बेस्ट है। और फिमोरल हर्निया मैक इवेडी ऑपरेशन। निसेंस फंडोप्लाइकेशन हियाटस हर्निया में, निसेंस फंडोप्लाइकेशन हियाटस हर्निया। रेमस्टेड्स ऑपरेशन फॉर कंजेनिटल पाइलोरिक स्टोनोसिस, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है बेटा। रेमस्टेड्स ऑपरेशन कंजेनिटल पाइलोरिक स्टोनोसिस में एक और क्वेश्चन पूछते हैं,
इसका क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? तो हाइपोथर्मिया, लिख लो चाहो तो सामने, हाइपोथर्मिया। क्योंकि बच्चों में किया जा रहा है ना, पाइलोरिक स्टेनोसिस है मान लो जन्म के समय। तो रेमस्टेड्स ऑपरेशन फॉर कंजेनिटल पाइलोरिक स्टेनोसिस। ट्रैक्योरेफी फॉर सूचरिंग ऑफ यूट्राइन सर्विक्स। ठीक है, सूचरिंग ऑफ यूट्राइन सर्विक्स। ट्रेंडलबर्ग्स ऑपरेशन फॉर वेरिकोज वेन एंड फॉर पल्मोनरी एम्बलेक्टमी। ट्रेंडलबर्ग्स ऑपरेशन, इसको भी याद रख लेना, वेरिकोज वेन में एंड फॉर पल्मोनरी एम्बोलेक्टमी। मैश क्लोजर, ये भी पूछ चुका है, मैश क्लोजर कहाँ करते हैं? फॉर इंसीजनल हर्निया। ठीक है, तो कोई मसल वीक हो गई है तो वहां मैश लगा के उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो मैश क्लोजर इंसीजनल हर्निया में। फिर है जबुलेज मेथड फॉर मीडियम साइज हाइड्रोसिल, पीछे देखा था लार्ज साइज हाइड्रोसिल, लोड्स ऑपरेशन और लोड्स प्रोसीजर फॉर मैक्सिमल एनल डायलिटेशन। और यहाँ देख रहे हो जोबुलेज मेथड फॉर मीडियम साइज हाइड्रोसिल। वर्थिंग्स ऑपरेशन एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी। वर्थिंग्स ऑपरेशन एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी। रोवसिंग्स ऑपरेशन पॉलीसिस्टिक किडनी, है ना, कि ऐसा कर लो कोई आदमी है रोवसिंग, उसकी किडनी खराब हो गई है, क्या हुआ? तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो गई उसको, रोवसिंग ऑपरेशन, पॉलीसिस्टिक किडनी। पामो ऑपरेशन फॉर वेरिकोसिल, तो पामो ऑपरेशन वेरिकोसिल। लोथेसिन ऑपरेशन फीमोरल हर्निया और लॉकवुड, वो भी फीमोरल हर्निया। दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं कि लॉकवुड जो है ये फीमोरल हर्निया जब बिलो इंग्वाइनल कैनाल हो, और लोथेसिन ऑपरेशन फीमोरल हर्निया जब थ्रू इंग्वाइनल कैनाल हो। तो थ्रू में लोथेसिन और बिलो में लॉकवुड ऑपरेशन। रटने हैं बेटा, अगेन कह रहा हूँ कि ज्यादा इसमें समझने वाली चीजें हैं नहीं, इसे नाम है याद करने हैं। आगे चलिएगा। प्रेगनेंसी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद इन 3 years आफ्टर ऑपरेशन फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा। तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा के लिए ऑपरेट करने के बाद 3 साल तक कह रहे हैं, तो उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। आफ्टर एब्डोमिनल ऑपरेशन इंटेस्टाइनल मोटिलिटी रिटर्न विद इन 16 hours। टाइम याद रखोगे, 16 घंटे में एब्डोमिनल मोटिलिटी जो है इंटेस्टाइनल वो लौट आती है। अपेंडिसेक्टमी शुड बी डन आफ्टर 3 months ऑफ एक्यूट अटैक। तो इस पे सवाल पूछ चुका हूं मैं आपसे कि इनमें से किस कंडीशन के अंदर प्लान्ड सर्जरी होती है? ठीक है, तो यहाँ होती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीबी स्टोन, इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा? तो वहां पे क्या होता है? गोल ब्लैडर स्टोन होते हैं तो सर्जरी। पॉलीसिस्टेक्टमी। ठीक है। पॉलीसिस्टेक्टोमी। ठीक है, तो पॉलीसिस्टेक्टमी या सर्जरी जो कहना चाहो, तो याद रखना ये दोनों सवाल आते हैं इस तरह से। और यहाँ पर क्या है कि अपेंडिसेक्टमी में 3 months के बाद एक्यूट अटैक की सर्जरी होती है, तो इसको हम बोलते हैं प्लान्ड सर्जरी। ऐसे ही मान लो कोई पूछ ले कि इस कंडीशन में कहाँ प्लान्ड सर्जरी करोगे, तो अगर डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन से पहले से ही मान लो आपको पता है इस तरह की चीजें हैं, तो वहां पे प्लान कर लेते हैं। तो कोई भी कंडीशन जहाँ आपको पहले से ही प्लान करके चलना है। आगे देखेंगे। क्लेफ्ट लिप should be operated at 3 months of age. Cleft lip should be operated at 3 months of age. Cleft palate should be operated at 1.5 to 2 years of life. तो कहने का मतलब पैलेट जो है वो लगभग 2 साल के आसपास, और जो लिप है वो विद इन 3 months ऑफ एज। और की प्लेक्सी शुड बी डन एट 2 years ऑफ एज। तो अगेन वही चीज है, तो 2 साल की एज तक जो भी ओरल कैविटी या यहाँ पे इस तरह कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसके लिए कहने ट्रीटमेंट कर देना है। तो इनको याद कर लोगे, एक बार फिर पढ़ लेते हैं जिससे चलो माइंड में रह जाएंगे। जल्दी से एक बार सारे पढ़ लेते हैं ना, दोबारा से देख लो। फिर बोल रहा हूँ बेटा, मौका नहीं लगेगा इनको बार बार पढ़ने का, कोशिश करो यहाँ से चीजें फाइनलाइज करते चला करो। अब जो भी पढ़ रहे हो ना उसको ये मान के चलो कि अब हम लास्ट बार पढ़ रहे हैं शायद, है ना, तो खूब अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इसके बाद सिर्फ रिवीजन होगा वो भी तेजी के साथ। तो बिलरोथ फर्स्ट गैस्ट्रिक डिसेक्शन, इस तरह बिलरोथ सेकंड है वो भी गैस्ट्रिक डिसेक्शन है। अंतर क्या है? बिलरोथ फर्स्ट के अंदर गैस्ट्रिक गैस्ट्रोड्यूोडेनल एनास्टोमोसिस हो रही है, और बिलरोथ सेकंड के अंदर क्या हो रहा है? गैस्ट्रोजेजुनोटमी हो रही है। ठीक है। कैटलीज ऑपरेशन हो चाहे नीचे कील्स ऑपरेशन हो, ये दोनों एक जैसे हैं पढ़ने में, कैटलीज और कील दोनों किस लिए हो रहे हैं? इंसिजनल हर्निया के लिए। लेकिन कैटलीज में सैक ओपन नहीं करते, कील में करते हैं। मदर फादर मतलब फादर गिल्स और मैनचेस्टर दोनों प्रोलैप्स यूट्रस के लिए।
ठीक है, तो एक्सिजन ऑफ सर्विक्स। हार्टमैन ऑपरेशन, एनोरेक्टल कार्सिनोमा इन ओल्ड मैन। एनोरेक्टल कार्सिनोमा है ओल्ड मैन का, तो वहां है। हेल्थ स्टेट्स ऑपरेशन, मेस्टेक्टमी फॉर कार्सिनोमा ब्रेस्ट। होल्टन्स डोबिन ऑपरेशन फॉर इन्वर्टेड यूट्रस, तो एब्डोमेन के थ्रू ये ऑपरेट करने के लिए होल्टन्स डोबिन ऑपरेशन। गुड साल्स लाइगेचर, इस पे भी सवाल आ चुका है, फॉर पार्शियल प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम। गुड साल्स लाइगेचर फॉर पार्शियल प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम। कील्स ऑपरेशन बात हो गई। लॉर्ड्स ऑपरेशन देख लो, फॉर बिग साइज हाइड्रोसिल, जबकि मीडियम साइज हाइड्रोसिल के अंदर जबुलेज मेथड जो आगे देखेंगे, है ना, मीडियम साइज के अंदर। और लॉर्ड्स प्रोसीजर फॉर मैक्सिमल एरनल डायलिटेशन। मेयोज ऑपरेशन, पैराम्बलाइकल हर्निया। मेयोज ऑपरेशन, पैराम्बलाइकल हर्निया। मैक इवेडी ऑपरेशन, मैक इवेडी, फीमोरल हर्निया। ठीक है, बेस्ट स्ट्रैंगुलेशन वो भी देख लेना, मैक इवेडी ऑपरेशन। निसन फंडोप्लाइकेशन हियाटस हर्निया, निसन फंडोप्लाइकेशन हियाटस हर्निया। रैम स्टेट्स ऑपरेशन, कंजेनिटल पाइलोरिक स्टेनोसिस, अगेन बहुत जरूरी है। ट्रैक्योग्राफी, सूचरिंग ऑफ यूट्राइन सर्विक्स। ट्रेंडलबर्ग्स ऑपरेशन, ये पूछ चुका है, वेरिकोज वेन वाला पोर्शन जो है इसके अंदर। और कह रहे हैं पल्मोनरी एम्बोलेक्टमी में भी यही होता है, ट्रेंडलबर्ग्स ऑपरेशन। मैश क्लोजर, इंसिजनल हर्निया, याद कर लेंगे, मैश क्लोजर, जबुलेज मेथड फॉर मीडियम साइज हाइड्रोसल। वर्दिम्स ऑपरेशन, एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, वर्दिम्स ऑपरेशन, एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी। रोवसिंग्स ऑपरेशन फॉर पॉलीसिस्टिक किडनी, रोवसिंग ऑपरेशन, पॉलीसिस्टिक किडनी। पाउमो ऑपरेशन, वेरिकोसील। लोथिसन और लॉकवुड, फिमोरल हर्निया, फिमोरल हर्निया। लॉकवुड, बिलो इन्ग्वाइनल कैनाल। लेथिसन, थ्रू इन्ग्वाइनल कैनाल। प्रेगनेंसी 3 साल तक कॉन्ट्राइंडिकेटेड आफ्टर ब्रेस्ट कार्सिनोमा, आफ्टर एब्डोमिनल ऑपरेशन, intestinal motility returns within 16 hours. Appendectomy should be done after 3 months of acute attack. Cleft lip should be operated at 3 months of age. Cleft palate should be operated at 1.5 to 2 years of life. Orchiplexy should be done at 2 years of age. आगे देखिए, मेन ट्यूमर्स, फिर रट नहीं है। पोर्ट्स पफी ट्यूमर कहाँ बनता है, तो क्रैनियल बोन्स के अंदर बनता है। ठीक है, तो पोर्ट्स पफी ट्यूमर, क्रैनियल बोन्स, है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं कि पफीनेस की, तो नॉर्मली फेस पे ही देखते हो आप, जैसे स्टेरॉइड खाने के बाद, तो उस तरह भी याद कर सकते हो, क्रैनियल बोन्स की बात है कि ऊपरी हिस्सा शरीर का। तो पोर्ट्स पफी ट्यूमर, क्रैनियल बोन्स। जाइंट सेल ट्यूमर या एस्टियोक्लास्ट्रोमा, लोकली मैलिग्नेंट ट्यूमर, एबनॉर्मल हाइपरप्लेसिया ऑफ ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, तो मेनली मतलब बोन के ट्यूमर है जाइंट सेल ट्यूमर, ये एस्टियोक्लास्ट्रोमा देख लोगे। विल्स ट्यूमर और चेरीज ट्यूमर, दो हैं, विल्स और चेरी। ठीक है, वर्ल्ड कप करके याद कर सकते हो। अब आप एक और क्वेश्चन याद कर सकते हो कि आईपीएल 2024 कौन सी टीम जीती थी, तो कौन सी केकेआर, जीती थी? केकेआर। तो ये शिवांगी जो देखती है मैच वगैरह जो है, इसको पता नहीं है अभी। सर, नहीं नहीं। अभी तो सर चल रहा है मेरे घर में नहीं देखती हूँ। अभी तो अभी सर उठाया भी नहीं। अभी तो कंप्लीट हुआ भी नहीं है मैच, है ना, तो इसको पता है के आर जीत रही है आज। ये ना, तो के आर खैर जीत जाएगी, जैसा चल रहा है, 100 से ऊपर रन हो चुके हैं। खैर, तो ये भी याद रख लेना, है ना, तो वर्ल्ड कप हम करके याद करें, विल्स ट्यूमर, चेरी ट्यूमर, तो दोनों किडनी के अंदर है। तो नेफ्रोब्लास्टोमा एम्ब्रियोमा, तो नाम दे रहे होंगे, नेफ्रोब्लास्टोमा किडनी का है, तो छोड़ो आप, किडनी याद रख लो मेनली, तो विल्स ट्यूमर और चेरी ट्यूमर, तो किडनी के अंदर। प्रेगनेंसी ट्यूमर इन गम्स, यही लिख लोगे, फेनिटोइन। साइड इफेक्ट, एक ड्रग है फेनिटोइन, एंटीपिलेप्टिक ड्रग, उसका भी साइड इफेक्ट है क्या, गम्स हाइपरट्रोफी। पेट्रोल। हाँ, गम्स हाइपरट्रोफी लिख लोगे। फेनिटोइन एंटीपिलेप्टिक ड्रग है जिसका साइड इफेक्ट क्या है, गम्स हाइपरट्रोफी। ठीक है, और ये भी लिख लेना ऑब्लिक करके, ब्लीडिंग गम्स, है ना, जाहिर सी बात है, तो फिर वो क्या है, ज्यादा एक्सपोज हो जाता है, तो थोड़ी सी इंजरी हुई ब्रश करते हुए कैसे भी, तो उनमें से ब्लड आता है, तो ब्लीडिंग दिखाई देती है, कहने का मतलब। तो प्रेगनेंसी ट्यूमर, तो ये कह रहे हैं गम्स के अंदर होता है। क्रूकेनबर्ग्स ट्यूमर, तो सेकेंडरीज ऑफ ओवरीज। ठीक है, ओवरी की सेकेंडरीज मिल रही कह रहे हैं इसमें, जगह अलग अलग जगह, तो क्रूकेनबर्ग ट्यूमर है वो, यानी ओवेरियन टिश्यू कहीं और मिलने लगे। नेक्स्ट है रेस्बेरी ट्यूमर, तो अम्बलाइकल एडिनोमा, एंटेरोटेरिटोमा, तो इंटेस्टाइन का हो गया मेनली रेस्बेरी ट्यूमर, अम्बलाइकल एडिनोमा। नेक्स्ट है फैंटम ट्यूमर, इसको याद रखने का क्वेश्चन आ चुका है लंग्स के अंदर, फैंटम ट्यूमर लंग्स में। तो एक तो वो विल्स और चेरी ट्यूमर वो याद रखोगे,
क्रूकेनबर्ग ट्यूमर है, शायद ये पूछ चुका है। ठीक है, पोर्ट्स पफी ट्यूमर ऊपर वाला वो याद रखोगे, और ये फैंटम ट्यूमर याद रखोगे। तो फैंटम ट्यूमर इन लंग्स। फिर एक ब्राउन ट्यूमर बता रहे हैं इन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ब्राउन ट्यूमर इन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, फिर देख लेते हैं एक बार। तो पोर्ट्स पफी ट्यूमर, क्रैनियल बोन्स, जाइंट ट्यूमर, तो ये कहाँ है, ओस्टियोक्लास्ट की वजह से लोकली मैलिग्नेंट ट्यूमर है। विल्म्स और चेरी दोनों किडनी में है। प्रेगनेंसी ट्यूमर गम्स। क्रूकेनबर्ग ट्यूमर सेकेंडरी ऑफ ओवरीज है ये। रेस्पिरेटरी ट्यूमर अम्बिलिकल एडिनोमा। फैंटम ट्यूमर इन लंग्स। ब्राउन ट्यूमर इन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। चलो, तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। मुझे पता है बड़ा मुश्किल है, लेकिन उठा के देख लो, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लगभग आते हैं, है ना, लेकिन आ जाए कभी तो एटलीस्ट जितना हमने पढ़ने की कोशिश की है अच्छे से वो याद कर लेना आप भी। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट आ जाता है बेटा ऑफ था। तो जितना मैं सर्जरी में जानता था, तो उससे कम इसमें और भी जानता हूँ। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी क्या करना है, मैं रटना ही है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन यहाँ भी नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है ना, तो अगेन ज्यादा नहीं है, 2 ही पेज शायद इसके भी हैं, 2 होंगे 3 पेज होंगे हार्डली। तो बेटा साथ कोशिश करेंगे कि रट लेंगे इनको, है ना, 3 ही पेज है इसके अंदर। तो मैं भी साथ साथ ही रटूंगा और आप भी रटोगे मेरे साथ, इसको रटना है लेकिन छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं। ऑफ्थेल्मोलॉजी, किसी को अगर पता हो कोई पॉइंट अगर क्लियर इस तरह का हो तो आप बता सकते हो, है ना, आगे के लिए हमारे लिए आसानी हो जाएगी। बाकी उस लेवल पे क्योंकि ऑफ्था बिल्कुल अलग ही ब्रांच हो जाती है, तो हम पढ़ते हैं नहीं इसको ज्यादा। देखते हैं। तो वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट, डार्क रूम टेस्ट और प्रिस्कल टेस्ट आर फॉर ग्लूकोमा। तो हमने तो याद करने के लिए इसको याद कर लिया था, पीडब्ल्यूडी करके याद कर लो, एक डिपार्टमेंट होता है ना पीडब्ल्यूडी। तो पीडब्ल्यूडी, तो पी का मतलब प्रिस्कल टेस्ट, डब्ल्यू यानी वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट, और डी का मतलब डार्क रूम टेस्ट। तो तीनों के तीनों जो होता है ये ग्लूकोमा के लिए करते हैं। डार्क रूम टेस्ट और वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट क्वेश्चन आ चुके हैं इनके ऊपर, तो याद रखना ग्लूकोमा के लिए। नेक्स्ट है इंफ्रारेड रेज कैन कोज हीट कैटरेक्ट। इंफ्रारेड रेज की वजह से हीट कैटरेक्ट हो सकता है। अल्ट्रावायलेट रेज कैन प्रोड्यूस सेनाइल कैटरेक्ट। ओल्ड एज में जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से कह रहे हैं सेनाइल कैटरेक्ट हो जाता है। ठीक है, जबकि इंफ्रारेड रेज की वजह से हीट कैटरेक्ट। इन हर्पीज जोस्टर 3, 6, 7 cranial nerves are involved. herpes zoster 3, 6, 7 cranial nerves are involved. अब डेवलपमेंट लिखा है कि आंख का कौन सा हिस्सा कहाँ से बनता है, डेवलपमेंट जो होता है। तो रेटिना एक्टोडर्म, लेंस एक्टोडर्म, हम ऐसे याद रखते हैं कि जिन दोनों में ई आ रहा है ना, रेटिना में भी और लेंस के अंदर भी, देखो LENS फिर RETIN है, तो इन दोनों का जो निर्माण होता है वो एक्टोडर्म से होता है, ई वाले से। तो रेटिना हो चाहे लेंस हो तो एक्टोडर्म। कॉर्निया, देख रहे हो मीजोडर्म है, कॉर्निया बाय मीजोडर्म। और लिड्स क्योंकि दो है ना, अपर आईलिड लोअर आईलिड ऐसे करके कर सकते हैं, तो एक्टोडर्म मीजोडर्म दोनों से लिड्स का निर्माण। क्लियर, आगे चलते हैं। लेंस टेक्स इट्स न्यूट्रिशन बाय एक्वस ह्यूमर एंड लिम्बल ब्लड वेजल्स। इस पे सवाल आ चुका है कि लेंस में क्या होता है ना कि इसको ब्लड सप्लाई तो है नहीं, तो कह रहे हैं न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, तो एक्वस ह्यूमर से और लिम्बल ब्लड वेजल्स से कह रहा है। एक्वस ह्यूमर ये फ्लूइड होता है, और लिम्बल ब्लड वेजल्स बिल्कुल जो कह लो मार्जिन है, मतलब जो सर्कल है बिल्कुल वहां पे, जो ब्लड वेजल्स है वहां से। लेंस मेटाबॉलिज्म इज एन एरोबिक टाइप, तो इसकी मेटाबॉलिज्म कैसी होती है, एन एरोबिक। नेक्स्ट आ जाओगे मेन नर्व सप्लाई, तो इसमें याद होगा सबको, SO4 LR6 सबने सुना होगा ये। तो देख लोगे, मेन नर्व सप्लाई स्फिंक्टर प्यूपिलाe, ओक्यूलोमोटर प्लस सिंपैथेटिक। जो कौन सुनाएगा पहले तो 12 नर्व के नाम क्रमशः। सर ओल्फैक्ट, हाँ फर्स्ट से ओक्लो बताओ। ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्लोमीटर। ट्रोक्लियर, बेटा ट्रोक्लियर तो पता है। नहीं, ट्रोक्लियर ट्राइजेमिनल ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, फेशियल एब्ड्यूसेंस, ऑब्ट्यूजेंस, फेशियल, फेशियल, फिर एसेसरी, एसेसरी, जी से ग्लॉसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल, बी वेगस, वेगस, ए से वेगस एसेसरी, और ए बी ए हाइपोग्लोसस, एच से हाइपोग्लोसस। हाइपोग्लोसी है। सर ऑडिटरी है वो, एसेसरी। एट्थ, एट्थ वाली ऑडिटरी है। ठीक है, ठीक है ना, तो देख लेना कुल मिला के 12 नर्व होती है, उनके नाम आपको याद होने चाहिए, अब बाकी यहाँ देख लोगे।
तो ये मैंने आपको बता दिया। SO4 LR6 का मतलब होता है कि सुपीरियर ऑब्लिक को फोर्थ करती है और लेटरल रेक्टस को सिक्स करती है। तो ये तो याद ही होगा, बाकी आप देख लो यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो सर हाँ, ऐसा सर सर पीछे जब हमने पढ़ रहे थे ना तो वहां पे हर्पीज जोस्टर के फिफ्थ लिख रखा था। तो कोई इशू तो नहीं है ऐसा कुछ? यहाँ 367 लिख रखा है। देख लेंगे, वहां हमने। कोई बात नहीं, मैं देख ठीक है लूंगा सर। इसको, मुझे याद दिला देना बस, ठीक है, मैं देख के बता दूँ। देखो चलो आगे। तो नेक्स्ट है स्फिंक्टर प्यूपिलाई सप्लाई, देख लोगे आप। तो ओक्यूलोमोटर और सिंपैथेटिक सिस्टम है जो कंट्रोल करता है, कह रहा है। डायलेटर प्यूपिलाई को ओक्यूलोमोटर और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो स्फिंक्टर प्यूपिलाई ओक्यूलोमोटर सिंपैथेटिक, डायलेटर वाले को पैरासिम्पैथेटिक। तो ऐसा देख लो आप कि जो डायलेट करने वाली है उसको पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, डायलेट वाले में पैरासिम्पैथेटिक, क्योंकि यहाँ पे सिंपैथेटिक लिख दिया है, इसको हटा दो लास्ट में, ये गलत है। तो डायलेटर वाली पैरासिम्पैथेटिक है, ये याद रखना। स्फिंक्टर प्यूपिलाई ओक्यूलोमोटर और सिंपैथेटिक, बाकी ओक्यूलोमोटर तो याद ही रखोगे। थर्ड वाली कि आपको बाकी सब जगह थर्ड नर्व की सप्लाई है, बाकी SO4 LR6 ये याद रखना। अगर नहीं पता किसी को लिख लेना बेटा, SO4 का मतलब है सुपीरियर ओब्लिक जो होती है उसकी सप्लाई फोर्थ से होती है, और LR6 का मतलब लेटरल रेक्टस उसकी सिक्स से होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट देख भी पा रहे हो शायद लिखा है। तो लेटरल रेक्टस इज सप्लाइड बाय सिक्स cranial नर्व, ठीक है, LR6। सुपीरियर ओब्लिक SO4 is supplied by fourth cranial nerve and rest ocular muscles are supplied by third cranial nerve। तो नाम लिखा है थर्ड का, ये रहा ओक्यूलोमोटर। क्लियर है ना? तो आई को थर्ड cranial nerve की सप्लाई होती है, लेकिन SO4 LR6 प्लस जो डायलेट होगी वो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट की वजह से होगी, ठीक है। और जो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा वो सिंपैथेटिक की वजह से, इतना याद रखोगे। आगे देखते हैं। टीयर्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर 1 वीक ऑफ लाइफ, है ना। तो बच्चे जन्म के बाद 1 हफ्ते अगर रोएंगे तो आंसू नहीं आएंगे, कह रहे होंगे, उसके बाद आएंगे आंसू। तो आफ्टर 1 वीक ऑफ लाइफ। मेन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन ऑफ्थेल्मोलॉजी, ये भी याद कर लेते हैं। तो पेरीमीटर टू एस्टिमेट फील्ड ऑफ विजन, ठीक है, कितना दिखता है आपको एक आंख से वो। तो पेरीमीटर होता है टू एस्टिमेट फील्ड ऑफ विजन। टोनोमीटर, बेटा बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, टोनोमीटर इसको याद रखना। फॉर ओक्यूलर प्रेशर, जैसे ग्लूकोमा की बात कर रहे थे ना, तो वहाँ स्टोनी आइज हो जाती है बिल्कुल, तो उसको चेक करने के लिए टोनोमीटर यूज करते हैं। फॉर ओक्यूलो प्रेशर याद रखना, टोनोमीटर। गोनियोस्कोप फॉर मेजरिंग एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, गोनियोस्कोप फॉर मेजरिंग एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर। ऑफ्थेल्मोस्कोप टू विजुअलाइज रेटिना, टू विजुअलाइज रेटिना, ऑफ्थेल्मोस्कोप। रेटिनोस्कोप फॉर रिफ्रैक्टिव एरर्स, आंख में रिफ्रैक्टिव एरर्स जो होती हैं उनके लिए रेटिनोस्कोप यूज करता है, ठीक है, याद रखना। ऑफ्थेल्मोस्कोप विजुअलाइज रेटिना, और रेटिनोस्कोप फॉर रिफ्रैक्टिव एरर्स। इशियारा चार्ट कलर विजन देखने के लिए इशियारा चार्ट यूज करता है, कलर विजन। स्नेल्स चार्ट फॉर डिस्टेंस विजन एक्विटी, दूर का दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा, स्नेल्स चार्ट। और जैगर्स चार्ट फॉर प्रेस बायोपिया, पास का देखने के लिए, जो ओल्ड एज में कॉमनली दिक्कतें हो जाती है। कोमनेस साइनोसाइटिस तो मैक्सिलरी, कोमनेस साइनोसाइटिस तो मैक्सिलरी। फिर देख लेते हैं एक बार। तो पेरीमीटर टू एस्टिमेट फील्ड ऑफ विजन, पेरीमीटर फील्ड ऑफ विजन। टोनोमीटर ओक्यूलर प्रेशर, टोनोमीटर ओक्यूलर प्रेशर। गोनियोस्कोप एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, गोनियोस्कोप एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर। ऑफ्थेल्मोस्कोप टू विजुअलाइज रेटिना, ऑफ्थेल्मोस्कोप टू विजुअलाइज रेटिना। रेटिनोस्कोप फॉर रिफ्रैक्टिव एरर्स, रेटिनोस्कोप फॉर रिफ्रैक्टिव एरर्स। इशियारा चार्ट कलर विजन, कलर विजन। स्नेल्स चार्ट डिस्टेंस विजन एक्विटी, डिस्टेंस विजन एक्विटी। जैगर्स चार्ट प्रेस बायोपिया, सॉरी, कोमनेस साइनोसाइटिस तो मैक्सिलरी, मैक्सिलरी। आगे देखें। डायग्नोसिस ऑफ साइनोसाइटिस, कह रहे कैसे पता लगाओगे कौन सी साइनोसाइटिस है। कह रहे कांस्टेंट हेडेक हो रही है, तो मतलब है उसको एंटीरियर एथमोइडाइटिस। फोरनून हेडेक हो रही है, फोरनून तो फ्रंटल साइनोसाइटिस। नाम ही है फोरनून तो फ्रंटल, ऐसा कर सकते हो, फोरनून तो फ्रंटल साइनोसाइटिस। आफ्टरनून हेडेक हो रही है तो मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, सबसे कॉमन वाली जो है। मान लो ऐसे सवाल पूछ ले, मोस्ट कॉमनली कौन सी हेडेक मिलती है साइनोसाइटिस में, तो आफ्टरनून ही मिलेगी जब ये सबसे कॉमन है। तो मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। रिट्रो ओक्यूलर हेडेक तो स्फिनोइडल साइनोसाइटिस, स्फिनोइडल रिट्रो ओक्यूलर, आंख के पीछे की तरफ, जैसे डेंगू में हम पढ़ते हैं कि रिट्रोबल्बर पेन होता है उसमें, है ना।
तो रेट्रोक्युलर हेडेक, स्फेनोइडल साइनोसाइटिस। तो कांस्टेंट है तो एंटीरियर एथमोइडाइटिस कांस्टेंट है। तो फोरनून हेडेक फ्रंटल साइनोसाइटिस, आफ्टरनून हेडेक मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, रेट्रोक्युलर हेडेक स्फेनोइडल साइनोसाइटिस। नेक्स्ट चलेंगे, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। डिस्टेंट विजुअल एक्विटी इज टेस्टेड बाय स्नेलिंस टेस्ट टाइप। पढ़ लिया हमने डिस्टेंट विजन के लिए स्नेलिन चार्ट, है ना, तो वही चीज है। नियर विजन इज टेस्टेड बाय जैगर्स चार्ट। तो जैगर्स चार्ट भी देख लिया प्रेस बायोपिया के लिए, कह रहे कितना दूर रखना है उसको, तो लगभग 35 सेंटीमीटर कहते हैं ना कि जब बुक वगैरह पढ़ते हो तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो वही लगभग है डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर। अब मिस डायरेक्शन ऑफ सिलिया रबिंग द आई बॉल इज नोन एज ट्राइकियासिस। तो सिलिया की मिस डायरेक्शन तो आई बॉल को रब करने लगे, ट्राइकियासिस। ट्राइकियासिस। इनवर्ट टर्निंग ऑफ लिड मार्जिन नोन एज एंट्रोपियन, और आउटवर्ड मार्जिन टर्निंग एक्ट्रोपियन। इनवर्ट तो एंट्रोपियन, आउटवर्ड तो एक्ट्रोपियन। एबनॉर्मल एक्स्ट्रा रो ऑफ सिलिया टेकिंग प्लेस ऑफ मिबोमियन ग्लैंड इज नोन एज डिस्ट्राइकियासिस। कह रहे सिलिया की एक्स्ट्रा रो निकल के आ गई। पहली कंडीशन में क्या था कि उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो वो रब कर रही हैं अगेंस्ट आई बॉल, तो वो थी ट्राइकियासिस। अब की बार क्या है, एक्स्ट्रा ही रो डेवलप हो गई है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, डिस्ट्राइकियासिस। An abnormal extra row of cilia taking place of meibomian gland known as dystrichiasis. Absent of cilia madarosis, आपको कंडीशन बताई होगी कहाँ मिलती है कंडीशन madarosis, तो लिख लो हाइपोथायरॉयडिज्म, और दूसरा बोलो लेप्रोसी। लेप्रोसी। लेटरल आईब्रो पे सर, वो कौन ठीक है सा बेटा, था? है ना। हाँ। तो लेटरल मेडरोसिस मिलती है लेप्रोसी के अंदर जो बता रहे हैं। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर, हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल पैल्पेब्रल एपर्चर कितना होता है, 28 से 30, और वर्टिकल होता है 8 से 10। तो आंख देख ही सकते हो, अगर आप इस तरह नापोगे हॉरिजॉन्टल तो 28 से 30 कह रहे हैं, और अगर नापोगे आप इसको वर्टिकली तो वो 8 से 10 ही है, तो वो 3 गुना आंख चौड़ी है ऐसा याद कर लो, लंबी है मतलब, ऊंचाई जो है कम है और लंबाई जो है ज्यादा है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक। तो देख लेना, तो 3 गुने का लगभग अंतर है, ऐसा कहना चाह रहा है। डेविएशन इन द विजुअल एक्सिस ऑफ वन आई इज कॉल्ड स्क्विंट, है ना, जैसे पैरालिटिक स्क्विंट भी हो जाती है कई बार कि आंख घूम गई एक तरफ वाली बात है। तो डेविएशन इन द विजुअल एक्सिस ऑफ वन आई इज कॉल्ड एज स्क्विंट। thinned out bulging area of sclera which is lined by uveal tissue, this disease is known as staphyloma। मुस्कान क्या कहते हैं इसको आयुर्वेद में? वो परवनी तो हाँ बेटा, नहीं, का जात अचका जात। अचका का जात जात अच्छा बता कहते रही हैं। है, सभा बता रही है, सभा पूछ रही थी कल, सभा तुम ही पूछ रहे थे ना कि मॉडर्न कोरिलेशन पढ़ना है क्या, यस सर। तो सभा बता रही है जवाब, इसीलिए देखो उसने पता है उसको कौन कौन से पढ़ने हैं। मैंने कहा था कि सेलेक्टेड जरूरी होते हैं, सारे नहीं देखने हैं, चक्कर में नहीं पड़ोगे। लेकिन ये पूछ चुका है स्टेफाइलोमा के लिए, ठीक, तो याद रखना। आयरिस प्रोलेप्स, तो thinned out bulging area of sclera which is lined by uveal tissue, this disease is known as स्टेफाइलोमा। अजका जात कहते हैं, जो लिखना चाहो लिख लो, बाकी लोग भी। अजका जात इसका नाम आयुर्वेद में। कॉर्निया हैज 5 लेयर्स, कॉर्निया में 5 लेयर्स है। कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इज एग्जामिन्ड, हाँ, कॉर्नियल लेयर फिक्स हो गई है, क्या बोलो बेटा? और कॉर्नियल लेयर जो है वो फिक्स हो गई है, अपडेट हुआ था लास्ट ईयर। अब लास्ट कितनी ईयर या उससे पहले। कितनी हो गई हैं, 6 हो गई हैं। चलो मुस्कान कह रही है ठीक है। 6 हो गई हैं कॉर्निया में लेयर्स अभी, मुझे पता नहीं, लेकिन जब बोल रही है मुस्कान तो चेक किया होगा उसने, लिख लो 6। 6 कर लो, 5/6 कर लो, ठीक है। नेक्स्ट कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इज एग्जामिन्ड बाय प्लेसिडो डिस्क, प्लेसिडो। कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इज एग्जामिन्ड बाय प्लेसिडो डिस्क। मुस्कान तुमको पेपर भेजा है मैंने द्रव्य गुण का, नहीं भेजा अभी, तुमने मांगा था तो। बेटा मैंने कर दिया है वो, नोट है। हाँ भेजने से रह गया, तो मुझे एक मैसेज डाल देना, भी भेज दूंगा कुछ ना, मैंने कर दिया वो, भेजने से रह गया आपको। तो कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इज एग्जामिन्ड बाय प्लेसिडो डिस्क, क्रिटिक प्रेसिपिटेट्स केपीएस सीन इन यूवेइटिस, देख लेना। नियोवैस्कुलराइजेशन, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, स्पेशली याद रखना इसको भी।
नियोवेस्कुलराइजेशन ऑफ आइरिस इज नोन एज रूबियोसिस आइराइडिस, है ना, तो मतलब नया नए जो वेस्कुलर टिश्यू डेवलप होने लगा वो चीज है, तो नियोवेस्कुलराइजेशन ऑफ आइरिस इज नोन एज रूबियोसिस आइराइडिस, इसको याद कर लेंगे। नॉर्मल इंट्राओक्युलर प्रेशर, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, क्योंकि ग्लूकोमा की जैसे हम बात कर रहे हैं कि बढ़ जाता है वहाँ, तो 10 से 21 mmHg याद रखना, नॉर्मल इंट्राओक्युलर प्रेशर 10 से 21 mmHg। इंट्राओक्युलर प्रेशर इज मेजर्ड बाय शॉर्ट्स टोनोमीटर, अभी पढ़ के आए नाम आप टोनोमीटर। Fundus examination is done by ophthalmoscope. Fundus examination done by ophthalmoscope. Size of optic disc is 1.5 millimeter. Optic disc 1.5 mm की होती है. Disc is slightly smaller in hypermetropes and larger in myopes. ठीक है, तो प्रेस बायोपिया में कह रहे लार्जर हो जाती है और हाइपरमेट्रोप्स के अंदर स्मॉल हो जाती है। तो उल्टा है, ऐसे याद कर सकते हो नाम के साथ अगर देखो तो स्लाइटली स्मॉलर इन हाइपरमेट्रोप्स और लार्जर इन मायोप्स। नॉर्मल कप टू डिस्क रेशियो इज 1:3। तो मेरे याद करने का तरीका है कि अगर वैसे देखो तो कप डिस्क के अंदर रखा होता है ना, चाय पीने वाला जो कप होता है, तो कप तो छोटा ही होगा ना, तो मैं इस तरह याद रखता हूँ कि डिस्क जो है वो बड़ी होगी और कप छोटा होगा, तो कप जो है 1 और डिस्क जो है 3, तो कप टू डिस्क रेशियो। चेरी रेड स्पॉट इन फंडस सीन इन सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन। चेरी रेड स्पॉट, ये भी शायद क्वेश्चन आया हुआ है कि रेड कलर क्यों दिखाई दे रहा है कुल मिला के, तो जाहिर सी बात है कुछ आर्टरी में समस्या है, तो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन। एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर इज मेजर्ड बाय गोनियोस्कोप, देख लिया हमने ये भी। विजुअल फील्ड मेजर्ड बाय पेरीमीटर। रिफ्रैक्शन इंडेक्स, इसको याद करना, इस पे सवाल आया हुआ है किसका कितना होता है, तो रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ कॉर्निया 1.37, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर 1.33, क्रिस्टलाइन लेंस 1.42। तो मैं इसको एलसीएच करके याद करता था, एलसीएच, यहाँ आप एचसीएल कर लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे बना, तो एल का मतलब मेरा कुछ क्रम होगा, एल से लेंस 1.42, सी से कॉर्निया 1.37 और एच से ह्यूमर 1.33। अच्छा, तो मेरा ये क्रम है बेटा, एलसीएच घटते हुए क्रम में है, तो क्रिस्टलाइन लेंस का जो 1.42 है एल, फिर सी का मतलब कॉर्निया तो 1.37 उससे थोड़ा कम, और एच का मतलब ह्यूमर, तो एक्वस ह्यूमर या विट्रस ह्यूमर जो है उसका 1.33, तो 1.42, 1.37, 1.33, तो याद कर लेना, तीन चीजें हैं घटते क्रम में, 1.42, 1.37, 1.33 रिफ्रैक्शन इंडेक्स। टोटल रिफ्रैक्शन पावर ऑफ आई इज +60 डायोप्टर, +60 डायोप्टर। कह रहे हैं जिसमें से कॉर्निया कंट्रीब्यूट करता है 45 डायोप्टर और लेंस कंट्रीब्यूट करता है 15 डायोप्टर, तो टोटल रिफ्लेक्शन पावर जो आएगी वो कितनी होती है, 60 डायोप्टर होती है, +60 डायोप्टर, जिसमें कॉर्निया का मेन कंट्रीब्यूशन है 45 डायोप्टर का, और लेंस का जो होता है वो 15 डायोप्टर का है। ऑप्टिकली नॉर्मल आई इज डिफाइंड एज इमेट्रोपिया, तो अगर इमेट्रोपिया कहा मतलब डिजीज नहीं है, मतलब वो नॉर्मल है, आप कह रहे हैं, तो ऑप्टिकली नॉर्मल आई इज डिफाइंड एज इमेट्रोपिया। एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस फ्रॉम द आई इज डिफाइंड एज एफेकिया, आंख में लेंस नहीं है तो एफेकिया। Refractive error in which refraction varies in different meridians is known as astigmatism। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन जो है आंख का मतलब वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, उसको क्या बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट है, when total refraction of two eyes is unequal, this condition is called anisotropia। समझ ही आ रहा होगा, आइसो मतलब इक्वल, एन आइसो मतलब इक्वल नहीं है, तो रटने की जरूरत नहीं है, एनाइसोमेट्रोपिया। Physiological insufficiency of accommodation leading to falling vision of near is known as presbyopia, ये भी देख लिया हमने, presbyopia पास करना दिखाई देना सही। An objective method of finding out the error of refraction by the method of neutralization is known as retinoscopy। देख लेंगे बेटा रटने वाली चीजें अगेन। The curvature of cornea is measured by keratometer, curvature of cornea measured by keratometer। Most advanced myopic refraction surgery, LASIK, most advanced myopic refractive surgery, LASIK। Trachoma is caused by Chlamydia trachomatis, याद कर लेना नाम इसका, ट्रैकोमा किससे होता है, तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस।
Herbert's follicles seen in trachoma. Herbert's follicles seen in trachoma. आगे चलता है, कुछ रह जाएंगे पॉइंट, अगर पढ़ने से टाइम खत्म होने वाला है तो पढ़ लेना, क्योंकि समझ रहे हो रटना ही है। ठीक है, इनमें कुछ करना नहीं है, रट लेना बैठ के, इनको थोड़ा सा और पढ़ना है। टाइम फिनिश हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। Cobblestone arrangement of papilla is characterized in vernal keratoconjunctivitis. Vernal keratoconjunctivitis. Cobblestone arrangement of papilla. Vernal keratoconjunctivitis. Dendritic या geographical ulcer या disciform keratitis is characteristic of herpes keratitis. herpes की वजह से keratitis हुआ हो तो dendritic, geographical या disciform अल्सर्स होते हैं, तो देख लेना। स्फिंक्टर प्यूपिलाe इज सप्लाइड बाय थर्ड कैनिनर, तो रटना ही नहीं है हमें तो। डायलेटर प्यूपिलाe तो सिंपैथेटिक, ठीक है, पहले भी याद किया हमने, देख लेंगे, वही चीज है। वॉल्यूम ऑफ विट्रस इज 4 ml, उसको देख लो कि वॉल्यूम कितना होता है विट्रस का, जो फ्लूइड होता है 4 ml। सिल्वर वायर एंड कॉपर वायर अपीयरेंस ऑफ रेटिनल आर्टरियोल्स सीन इन हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। सिल्वर वायर और कॉपर वायर अपीयरेंस, ऊपर था कोबल स्टोन अरेंजमेंट पेपिला का, वो था वर्नल क्रेटोकंजक्टिवाइटिस में, वर्नल क्रेटोकंजक्टिवाइटिस। यहाँ है सिल्वर वायर कॉपर वायर अपीयरेंस ऑफ रेटिनल आर्टरियोल्स सीन इन हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। सेपरेशन ऑफ न्यूरोसेंसरी रेटिना प्रॉपर फ्रॉम द पिगमेंटेड इपिथेलियम इज नोन एज रेटिनल डिटैचमेंट। बेटा ये क्वेश्चन था जो पीछे कह रहा था ना, पूछा गया था, वो ये पूछा गया था। एक तो न्यू वेस्कुलराइजेशन वाला जो बताया था आपको मैंने, और एक ये वाला था वो, इस सेपरेशन ऑफ न्यूरोसेंसरी रेटिना प्रॉपर फ्रॉम द पिगमेंटेड इपिथेलियम इज नोन एज रेटिनल डिटैचमेंट। मोस्ट कॉमन इंट्राओक्युलर ट्यूमर ऑफ चाइल्डहुड, तो रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा चाइल्डहुड, आई का जो ट्यूमर है बच्चों में कॉमनली, वो रेटिनोब्लास्टोमा है। ये वही है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स 6 होती हैं, तो 4 रेक्टाई 2 ओब्लिक, देख लेना। SO4